हाँ भी बच्चा लोग, आज डिस्कस करते हैं सेल साइकिल। आज हम बात करेंगे सेल साइकिल, यानी कि हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका विभाजन की। सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन की बात हो रही है, इसका मतलब हुआ कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल का निर्माण कर रही है। ये जो सेल डिवीजन है, कुछ जीवों में ये रिप्रोडक्शन को शो करेगा और कुछ में ये ग्रोथ को शो करेगा। कोशिका विभाजन के द्वारा कुछ सेल्स क्या शो कर रही है? नई प्रोजेनी शो कर रही है। जैसे मान लो कोई यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर, उसमें डिवीजन हुआ और दो सेल बन गई, तो ये दोनों डॉटर सेल कहलाएगी, पुत्री कोशिकाएं। और ये अपने आप में एक क्या होगा? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी की ग्रोथ के लिए मल्टीपल सेल्स का होना जरूरी है, और इसके लिए भी कोशिका विभाजन अनिवार्य है। तो यहां पर एक सेल, इससे दो बनी, फिर इनमें डिवीजन हुआ, फिर दो बनी। इस तरह से मल्टीपल सेल्स का निर्माण होगा और ये हमें बॉडी में ग्रोथ को शो करेगी। तो रिप्रोडक्शन को भी शो कर सकते हैं और ग्रोथ को भी शो कर सकते हैं। कंडीशनल है, किनमें हो रहा है, कहां हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। अच्छा, जब आपको सेल डिवीजन समझना है, तो सेल डिवीजन को समझने से पहले हमें डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, इनको समझना बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन का चैप्टर यदि आपको आता है तो आप आसानी से जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जेनेटिक्स भी इस सेल डिवीजन पर निर्भर है। मेंडल्स के जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो इसी सेल डिवीजन बेस्ड है। तो हमें पहले मैं जो बात कर रहा हूं कि मान लो ये हमारा डीएनए, इस डीएनए को, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होती है और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को रखा जाता है, तो इतने लंबे डीएनए को पैक करके रखते हैं। तो हमने एक न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाया था कुछ इस तरह से, और इसकी ज्यादा पैकेजिंग होती है और फिर कुछ ऐसा बन जाता है। इसमें आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, तो सबसे पहले तो हम इस डीएनए की बात कर लेते हैं कि बेटा देखो, डीएनए में ये सिंपल डीएनए और यहां पर प्रोटीन से कवर्ड, जिसके अंदर हम कह रहे हैं ये हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, बीच में एच1 प्रोटीन लगा हुआ है ना। तो ये तो हो गया डीएनए हेलिक्स, और इससे न्यूक्लियोसोम मॉडल बनेगा, और इससे जो एक श्रृंखला बनेगी हम उससे पहले बोलेंगे क्रोमेटीन। क्रोमेटीन के कंडेंसेशन से, अत्यधिक कंडेंसेशन से हमारा बनता है क्रोमोसोम। क्रोमेटीन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनता है और ये कहलाएंगे क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कहलाएंगे। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक कोटिंग होती है प्रोटीन की, जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर वो जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और सेंट्रोमियर वो जगह है जहां से ये क्रोमोसोम स्प्लिट होता है। तो ये जो हमने बनाया है ये है तो क्रोमोसोम ही, इसमें कितने क्रोमेटिड है? दो। क्रोमेटिड की इसको बोलते हैं पी आर्म, इसको बोलते हैं क्यू आर्म, ठीक है। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है क्योंकि पी और क्यू का रेशियो 1 है।
दोनों बराबर है। ये जो बात कर रहे हैं ये इसमें 2 क्रोमेटिड है तो इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये स्टेज कब आती है? कोशिका विभाजन के दौरान जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, अपनी एक नई कॉपी बनाता है, उस समय कंडेंसेशन के बाद इस तरह से क्रोमोसोम बनता है ना। तो ये कैसा है? आप बोलोगे साहब ये बाईवेलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है, बाईवेलेंट है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है उस समय उसमें क्रोमोसोम नहीं होता है, हम बोलते हैं क्रोमेटिन फॉर्म होता है, क्योंकि क्रोमोसोम इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, और कंडेंस फॉर्म होगा तो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उनको आगे कॉपी नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको खुला रखना पड़ता है। तो वो होता है क्रोमेटिन फॉर्म में। कुछ हिस्से जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं आरएनए सिंथेसिस में वो ओपन है, अदरवाइज जो काम में नहीं आ रहे उनको कंडेंस करके रखा जाता है। इसके लिए एक टर्म और है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आरएनए के निर्माण के लिए, और हेट्रोक्रोमेटिन जो भी काम का नहीं है। हमें पता है कि हमारे जीनोम में 25,000 के आसपास जीन्स हैं, तो क्या सभी जीन एक ही कोशिका में हमेशा ऑन रहते हैं? बोले नहीं, नहीं। इसका मतलब जो ऑन है वो ओपन फॉर्म में है यूक्रोमेटिन, और जो ऑन नहीं है वो हेट्रोक्रोमेटिन। मैं ये बात कोशिका विभाजन के लिए क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सेल डिवीजन का जो मेन मोटिव है उसमें हम इसके अंदर उपस्थित जीनोम का ट्रांसफर करते हैं। जो जीनोम है, जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उनको अलग अलग कोशिका में भेजते हैं। तो अब मैं वापस कोशिका विभाजन की बात करता हूं। कोशिका विभाजन का मतलब हुआ किसी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक तो है उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो होगा क्या? और इस न्यूक्लियस के अंदर आप कह रहे हैं बहुत सारे क्रोमोसोम, क्रोमेटिन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्रोमेटिन। अब जब ये कोशिका विभाजन करेगी तो इससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा, माइटोसिस की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें उस डिवीजन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इस जो न्यूक्लियस है इसे डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा ये जो साइटोप्लाज्म है इसका डिवीजन होगा, तो हम उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का विभाजन और केंद्र का विभाजन। इतनी बात ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। तो जब मैं सेल साइकिल की बात करता हूं तो सेल साइकिल के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि सेल में कौन कौन सी फेज है। आपने कहा साहब एक हो गई इंटरफेज, और एक हो गई एम फेज। इंटरफेज को आपने फिर से 3 अलग अलग भागों में बांटा है, G1, S और G2। और एम फेज को हमने बांटा है उनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो चलो बायोलॉजी में इस शब्द को समझिएगा। एक में लिखा PHASE फेज, ये अवस्था को बता रहा है, और यदि लिख दिया PHAGE फेज या फाज, ये बैक्टीरियोफाज भक्षण से संबंधित है। दोनों में डिफरेंस है, बैक्टीरियोफाज होता है, FAGE होता है, फेज स्टेज को बता रहा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन के दौरान अगर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं तो माइटोसिस में हम कह रहे हैं एक इंटरफेज स्टेज होती है, इसको जनरली पहले क्या बोल देते थे? बोले रेस्टिंग फेज है भाई, रेस्टिंग फेज।
और दूसरी वाली एम फेज। रेस्टिंग फेज में होती है गैप 1, ग्रोथ 1 भी कह देते हैं, एस फॉर सिंथेसिस एंड G2 गैप 2 या ग्रोथ 2। सबसे इंपॉर्टेंट एस फेज। एस फेज में क्या होता है, तो आप बोलोगे साहब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन द एस फेज। और क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेंट्रियोल है, इसका विभाजन होगा। सेंट्रोसोम जो होता है उसके अंदर जो दो परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल लगे होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। तो ये सिंथेटिक फेज है। किसी भी सेल डिवीजन के दौरान यदि G1 से S में चला गया और S के बाद आगे G2 में जाएगा, यानी S फेज आ गई, तो अब वो सेल डिवीजन होगा ही होगा। पहले इसको रेस्टिंग फेज कहते थे, लेकिन बाद में पता चला ये रेस्टिंग फेज नहीं है, सबसे ज्यादा काम तो इसी स्टेज में होता है। जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल को डिवीजन करने में करीब लगते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स, लेकिन इसका 95% पार्ट तो इंटरफेज में चला जाता है। वास्तव में सेल डिवीजन में तो हाफ एन आवर लगता है, आधे घंटे में हो जाता है। मेन कार्य होता है इंटरफेस के अंदर। देखिए इस डायग्राम के अंदर सेल डिवीजन में ये जो यहां से स्टार्ट है और यहां तक, इसे हमने कहा है इंटरफेज या रेस्टिंग फेज, है ना। इंटरफेज में G1, S और G2। S में हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन, और मैंने साथ में बताया है कि साइटोसोल में जो कारक काय है उसको डिवाइड करके उससे दो बनाएंगे और उसको अपोजिट पोल की तरफ भेजने का काम करेंगे, तो उसका रेप्लिकेशन भी यहां पर होगा। और G2 फेज, यहाँ पर भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे आरआरएनए और उससे संबंधित प्रोटीन बनाए जाते हैं। प्रोटीन का निर्माण होता है स्पेशली, जो कि सेल डिवीजन में आगे काम आएंगे। सीडी के साइकिल्स प्रोटीन होते हैं, है ना। उसके बाद ये देखिए, ये जो डिवीजन वाली स्टेज है वो तो बहुत छोटी सी है, सबसे कम टाइम लगता है। आपकी किताब में ईस्ट का दे रखा है 90 मिनट लगते हैं, इसकी सेल साइकिल में लगता है 90 मिनट। तो इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है सेल साइकिल की, कि क्या, कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैं जिसमें सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, इस पूरे प्रक्रम को हमने कह दिया सेल साइकिल। पिछली बार नीट के एग्जाम में एक प्रश्न आया था सेल साइकिल से, और वो प्रश्न आया था मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट का, और उसमें पूछा था कि जो जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं कौन सी स्टेज में। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि G1 SG2 एक स्टेज और बना रखिए G0। G0 क्विंसेंट स्टेज बोल देते हैं हम इसको। ऐसी कोशिकाएं जो डिवीजन नहीं करती है, एक बार बनने के बाद में उनमें विभाजन नहीं होता है, वो कौन सी स्टेज में होते हैं, बोले G0 स्टेज में होता है। जैसे मसल सेल है, मसल सेल डिवीजन नहीं करती है। न्यूरॉन है, डिवीजन नहीं करता है, तो वो कैसे स्टेज में, G0 में। तो कुछ सेल्स तो परमानेंटली G0 में रहती है, कुछ सेल्स परमानेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ जनरली वो G0 में डिवीजन नहीं कर रही है, लेकिन यदि इंजरी हो गई, नुकसान हो गया, तो वहां पर वापस वो डिवीजन करके G0 से नॉर्मल यानी कि G1 SG2 में आ जाएगी, वहां पर निर्माण हो गया, फिर वापस G0 में चली जाएगी, है ना। तो दोनों में पॉसिबल है। आगे बात करते हैं। ये देखिए ये डायग्राम हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोसोम मॉडल को, और ये क्रोमेटिन है, ये वाला क्या है, क्रोमेटिन है, और ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्योंकि
जब हम पढ़ेंगे मियोसिस में हम पढ़ेंगे एनाफेज, और एनाफेज में मैं आपको बताऊंगा एनाफेज फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, जिसके अंदर ये बात डिस्कस करेंगे हम कि एक के अंदर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, एक के अंदर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिनको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्रोमेटिड सेपरेशन क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन क्या होता है, कौन सी स्टेज में होता है, और इनसे संबंधित क्या कमियां रहने पर कौन सी बीमारी होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाइल सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये जो प्लॉइडी चेंज होती है 2n+1+2 -2n-1, ये जो बनते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो होता है, वो सब के सब कोशिका विभाजन के दौरान होता है, और वो हम मियोसिस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और बात, शानदार सी बात, कि यदि कोशिका विभाजन एबनॉर्मल हो, बेटा नेचर ने एक नॉर्मल प्रोसीजर दिया है, यदि किसी में सेल डिवीजन के दौरान कुछ एरर आ जाए तो सेल डिवीजन को रोक दिया जाता है और सेल को मार दिया जाता है, उसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अपोप्टोसिस। यदि सेल को लगे कि सिंथेसिस के दौरान, डीएनए की सिंथेसिस के दौरान कुछ एरर आ गई है, तो क्या होगा, सेल डिवीजन को स्टॉप करके सेल को मार दिया जाएगा, और उस घटना को कहते हैं अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। वो म्यूटेंट सेल्स को मार दिया जाता है, जो कि शरीर में एक अन्य प्रकार की डिजीज, स्पेशली कैंसर को होने से बचाती है ना। अब जनरल बात कर लेते हैं। तो हमने कहा दो तरह की चीजें हैं, एक हमारा कैरियोकाइनेसिस और एक हमारा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर कौन सी फेज है, पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज के अंदर आप कहेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, गुणसूत्रों का कंडेंसेशन प्रारंभ हो चुका होगा, तो जो क्रोमेटिन अवस्था में है वो क्रोमोसोम बनना प्रारंभ हो जाएगा, और ये यहां पर तारक केंद्र को दिखाया गया है, ये अपोजिट पोल की तरफ जाना प्रारंभ कर देंगे। इनसे जो रेज निकलती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है, एस्ट्रल रेज कहते हैं, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन का जो एपरेटस है वो बोल देते हैं, है ना। तो ये एस्ट्रल रेज, तारक किरणें बोल देते हैं हिंदी के अंदर, है ना। एस्ट्रल रेज है जो कि ये सेल साइकिल का एपरेटस बनाते हैं। मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज में इक्वेटर लाइन पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, जो दोनों तारक केंद्र हैं अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम के वो किससे जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम के हैं वो जुड़ जाते हैं एस्ट्रल रेज से या स्पिंडल फाइबर से। और एनाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, इसको याद रखना भाई, क्रोमेटिड का सेपरेशन अक्कर होता है कहां पर, एनाफेज के अंदर। एक और इसी के साथ बात जुड़ी होती है कि जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस की एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन होने के कारण डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है, डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। याद रखना एस फेज के अंदर क्या होता है, अगर मान लो डीएनए की मात्रा 2C है तो वो हो जाएगी 4C। यदि मान लो क्रोमोसोम की संख्या 16 है तो क्रोमोसोम की संख्या 16 ही रहेगी। और इस पर भी हमेशा क्वेश्चन आता है, आफ्टर रेप्लिकेशन इन द एस फेज the number of chromosomes will remain same but the amount of DNA get doubled, ये याद रखना। तो यहां पर एनाफेज के अंदर क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ, अब हम इनको कह सकते हैं पुत्री गुणसूत्र हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स हैं। और फिर आएगा टीलोफेज, टीलोफेज में पहुंचते पहुंचते क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप वापस बन जाएगी, यहां पर तारक केंद्र, तारक का यहाँ जब आ जाएगा, और फिर होगा साइटोकाइनेसिस। तो एक्चुअल में टीलोफेज और प्रोफेज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है, यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, यहाँ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाती है, यहाँ पर वापस
बनने लगती है। ध्यान रखना, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ ईआर एंड गोल्जी ये भी डिसअपियर हो जाती है। आपको एक और शानदार सी बात बताता हूं, यदि कोशिका विभाजन के दौरान मान लो एक सेल है, मान लो एक सेल है, मान लो एक सेल है, इसने डिवीजन करा और दो कोशिकाओं का निर्माण किया और इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ इसमें चले गए, इसमें नहीं गए, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान केंद्रक के विभाजन के साथ साथ जब साइटोसोल का विभाजन होता है तो उसमें साथ साथ उसमें जो अन्य कोशिकांग हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को भी अलग अलग सेल में भेज दिया जाता है। यदि किसी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वहां अपने आप से नया क्लोरोप्लास्ट जनरेट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोप्लास्ट बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और इसके साथ में एक बात और बता ही देता हूं आपको, ये एक एग सेल है, ह्यूमन की बात करते हैं, और ये मान लो स्पर्म है। हमें पता है एग के अंदर जब स्पर्म की एंट्री होती है तो केवल कौन जाता है, न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस की एंट्री होती है और ये एग का न्यूक्लियस हो गया। तो वो जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट, इससे कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहां से मिल रहे हैं, मदर से मिल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये कहां से आ रहा है, एग सेल के अंदर है, और एग कहां से है, मां से। तो हमारे शरीर में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हमारे मदर की देन है, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया ही हैं, फादर के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, है ना। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कुछ डिजीज होती है, तो अगर किसी मदर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस वाली डिजीज है तो फिर उसके सभी बच्चे बीमार होंगे। लेकिन ये रेयर है, याद रखना, हमें जो पावर मिलती है वो मां से मिलती है, मदर से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया मदर ही प्रोवाइड करवाती है, ठीक है।